So we will start with MCQ या फिर you can say CET level questions of 10th chapter magnetic fields due to electric current. और ये सिर्फ CET level नहीं है, it also includes JEE and NEET level questions. Question number 1, a length L of wire carries a steady current I. It is bent first to form a circular plane coil of 1 turn. तो हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर था L लेंथ का, तो उसको हमने बेंड करके एक सर्कल बना दिया. तो नाउ द वायर इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप ऑफ 1 टर्न, राइट. द सेम लेंथ इज नाउ बेंट मोर शार्पली टू गिव अ डबल लूप ऑफ स्मॉलर रेडियस. तो जो हमारे पास वायर था, पहले हमने सिंगल टर्न का सर्कल बना दिया, अभी उसी को शार्पली टर्न करना, मतलब रेडियस स्मॉल करना, और एक की जगह पे कितने टर्न्स है? 2 टर्न्स है. The same length is now bent more sharply to give a double loop of smaller radius. The magnetic field at the center caused by the same current is. Magnetic field at the center caused by the same current is. तो पहले इसको क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो. हमारे पास इनिशियली क्या था? स्ट्रेट वायर था, इसका लेंथ कितना है? L. फिर आपने क्या किया? इसी को बेंड करके क्या बना दिया? सर्कल. इस सर्कल का रेडियस हम मान लेते हैं R1. तो द रेडियस ऑफ द सर्कल इज R1. फिर आपने क्या किया? फिर आपने इसी वायर के 2 टर्न्स बना दिए. तो व्हेन यू आर मेकिंग इट 2 टर्न्स, तो डेफिनेटली रेडियस क्या होगा? स्मॉल होगा. तो अब ये लॉजिकल चीज है. लेंथ ऑफ द वायर अगर सेम है, पहले सिंगल टर्न है तो रेडियस ज्यादा है R1, और बाद में आपने डबल टर्न बना दिया तो रेडियस कम हो गया R2. कितना कम हो गया? तो R2 इज इक्वल टू R1/2. याद रखना, 2 टर्न दोगे तो R1/2, 3 टर्न दोगे तो R1/3, 4 टर्न दोगे तो R1/4, 5 टर्न दोगे तो R1/5. तो व्हाट यू हैव इज R2 इक्वल टू R1/2. नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे N1 कितना है? 1. नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे N2 कितना है? 2. और आपको फील्ड कहाँ फाइंड करना है? एट द सेंटर. तो आपको पता होना चाहिए सर्कुलर लूप के सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला यू शुड नो, μ0/2 I/R. ये सिंगल टर्न का है, n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए n. व्हाट इज कांस्टेंट? μ0, 2 एंड I क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि क्या बोला है? सेम करंट. तो सेम करंट मतलब I भी कांस्टेंट है. इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n/R. आपको रेशो पूछा था. एक्चुअली आपको पूछा है कि सेकेंड केस में जब आपने 2 टर्न्स यहाँ पे बनाए, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना है कंपेयर टू द फर्स्ट केस. द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कॉज्ड बाय द सेम करंट इज, लेकिन कौन सा केस? सेकेंड केस में कितने टर्न्स थे? 2 टर्न्स थे. डबल लूप है तो 2 टर्न्स है. इसका मतलब आपको क्या पूछा है? B2 पूछा है. तो B2/B1 इक्वल टू, लेकिन B2 इज डायरेक्टली, B इज प्रोपोर्शनल टू N, तो B2 विल भी यहाँ पे आएगा N2. यहाँ पे क्या आएगा? N1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो यहाँ पे आएगा R1/R2. तो N2 की वैल्यू कितनी है? 2. N1 कितना है? 1. R1, व्हाट इज R2? R1/2. R1 हो गया कैंसल. तो B2/B1 कितना आ जाएगा? 4. तो B2/B1 इज 4. So what is the magnetic field? 4 times of its first value. Good. That is all right. Correct. लेकिन इतना बड़ा सॉल्यूशन हमको करना नहीं है. We want to find a trick. तो मैं ट्रिक बता देता हूँ. और ये ट्रिक्स कब ऑप्टेन होंगे? जब आप प्रैक्टिस करोगे. तो इन शॉर्ट आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, B2 equals to n² times of B1, where n is N2/N1. अब हमारा जो केस था उसमें पहले कितने टर्न थे? 1. बाद में कितने हो गए? 2. तो n की वैल्यू कितनी है? 2. स्मॉल n इज 2, मतलब B2 इक्वल टू 2² टाइम्स ऑफ B1, मतलब कितना आ गया? 4B1. डायरेक्टली आंसर आता है. पूरा सॉल्व करो फिर भी 4, अगर ट्रिक से सॉल्व करोगे तो भी 4. राइट. क्लियर यहां तक? अगर 3 टर्न्स किए तो 9, क्योंकि 3² n², तो n क्या होगा? N2/N1. N2 कितना? 3. पहले कितने टर्न? 1. तो 3/1 इज 3, तो 3² इज 9. राइट. 4 टर्न्स करोगे तो 16, 5 करोगे तो 25. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट का जो क्वेश्चन है वो लेंदी है, लेकिन अगर इफ यू प्रैक्टिस अलॉट तो आप खुद के ट्रिक्स ऐसे बना सकते हो. तो आई विल टेल यू टू यूज सच ट्रिक्स
अगला क्वेश्चन, a current I flows in a circular arc of wire whose radius is r, which subtend an angle 3 pi by 2 radian at the center. Its magnetic induction B at the center is. हमारे पास एक आर्क है, आर्क ने कितना एंगल सबटेंड किया 3 पाई बाई 2, उसने सेंटर पे कितना इंडक्शन प्रोड्यूस किया है, दैट इज द क्वेश्चन। अगर आपको याद होगा हमारे पास एक आर्क था ए बी, ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है थीटा, और इंडक्शन कितना प्रोड्यूस करता है, याद है ये म्यू 0 बाय 4 पाई। इफ यू रिमेंबर, you should remember mu 0 by 4 pi I theta by r। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑलरेडी हमने डिराइव करके रखा है, तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। b इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाई, कैपिटल I को इन्होंने बोला है स्मॉल i, थीटा इन्होंने बताया है 3 पाई बाई 2, और अपॉन में है r, पाई और पाई हो गया कैंसल, तो b की वैल्यू आपको मिल जाएगी, क्या मिलेगी 3 म्यू 0 I 2 into 4 is 8 upon 8r, 3 mu 0 I by 8r, option number D. Done. Simple. So such questions are really simple. सिर्फ एंगल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, that's it. और यहाँ पे एंगल हमेशा रेडियन में होना चाहिए, you cannot put this in degrees here. अगर 180 मतलब सेमी सर्कल दिया होता तो म्यू 0 I बाय 4r, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी होगी पाई, पाई और पाई हो जाएगा कैंसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अबाउट 1/4 ऑफ अ सर्कल, पाई बाय 2, तो 3 नहीं आएगा ऊपर, म्यू 0 I अपॉन 8r। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Now this question is again very important, थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना है इसको। The magnetic induction at the center O in the figure shown is, हमारे पास एक डायग्राम है, डायग्राम में वायर के 4 सेक्शन है, अलग अलग सेक्शंस है, 2 स्ट्रेट सेक्शंस है, 2 सेमी सर्कुलर सेक्शंस है। तो जब करंट इन सेक्शन से पास होगा तो वो सेंटर मतलब O पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दैट इज द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर अप्रोच होता है, दैट यू शुड रिमेंबर, देयर इज अ पर्टिकुलर अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। इसमें से एक तो हमने ऑलरेडी देखा था, सबसे पहले याद होना चाहिए जो स्ट्रेट पार्ट ऑफ वायर है, स्ट्रेट पार्ट ऑफ वायर, और अगर वायर के ही डायरेक्शन में पॉइंट हो जहां फील्ड फाइंड करना हो, तो लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। इफ यू आर फाइंडिंग आउट मैग्नेटिक फील्ड, कहां पे फाइंड करो मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ, तो एंगल कितना बनता है 0, साइन 0 कितना होता है 0, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है 0। ये भी वैसा ही है, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट पीछे है, यहाँ पहले पार्ट में पॉइंट आगे था, यहाँ पे क्या है पीछे, यहाँ पे एंगल 0 था, यहाँ पे कितना बनता है 180। तो बायोट-सावर्ट लॉ के हिसाब से साइन ऑफ 0 0, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन साइन थीटा, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन साइन थीटा, तो ये जो 2 पार्ट्स है इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया 0। ये पार्ट नंबर 1, ये पार्ट नंबर 2, ये पार्ट नंबर 3, ये पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट टाइम से सॉल्व करना ही नहीं। अगर हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर के डायरेक्शन में पॉइंट हो तो फील्ड कितना 0, इसके पीछे हो तो कितना 0, मतलब लॉन्ग स्ट्रेट वायर के, मतलब ये जो 2 पार्ट्स है, स्ट्रेट पार्ट्स है इस वायर के, ये दोनों फील्ड का कंट्रीब्यूशन 0 देंगे। देन आपके पास बचा 2 सेमी सर्कल, तो B3 और B4 तो 0 आ गया, लेकिन 2 सेमी सर्कुलर रीजन बने। सेमी सर्कुलर रीजन मतलब एंगल कितना है पाई, मैंने अभी भी बताया। आर्क के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, कौन सा आएगा, म्यू 0 बाय 4 पाई I बाय थीटा, और यहाँ पे R। B1 तो रेडियस कितना R1, करेक्ट। तो B1 इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाई I थीटा, थीटा कितना है पाई अपॉन R1, पाई और पाई हो गया कैंसल, तो B1 की वैल्यू आ गई म्यू 0 बाय 4 I बाय R1। सिमिलरली
Similarly, you can also find out what is B2. B2 will be again mu 0 by 4 pi I theta by R2. तो mu 0 by 4 pi I थीटा की वैल्यू है pi अपॉन R2. ये B2 आ गया, ये पाई और ये पाई भी हो गया कैंसल, तो B2 आ गया आपके पास mu 0 by 4 I by R2. करेक्ट है सर? अब प्रॉब्लम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो आपको डायरेक्शंस यहाँ पे कंसीडर करने पड़ेंगे, क्योंकि B1 और B2 दोनों का डायरेक्शन अगर सेम हुआ तो रिजल्टेंट विल बी एडिशन, मतलब इन दोनों को ऐड करोगे। अगर डायरेक्शन अपोजिट हुआ तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, लेकिन सब्ट्रैक्शन में देखना पड़ता है कि किसका वैल्यू ज्यादा है, कौन सा बड़ा वेक्टर है। मैग्नेटिक फील्ड, बाय द वे मैग्नेटिक फील्ड पहले भी देखा था हमने, ड्यू टू आर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जिस पार्ट का रेडियस कम उसका फील्ड ज्यादा, तो किसका रेडियस कम, पहले पार्ट का, तो फील्ड किससे ज्यादा है, B1 इज ग्रेटर देन B2। मतलब पहले तो ये क्लियर कर लो कि B1 शुड बी ग्रेटर देन B2। क्लियर? नंबर 2, डायरेक्शंस, राइट हैंड थंब रूल। अगर हम इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, then the curled fingers gives you direction of magnetic field. Ulta, if the curled fingers represent, so thumb gives, तो पहले पार्ट के लिए if you look, curled fingers are pointing in the direction of current, so thumb will point magnetic field, it is going inside, मतलब डॉट की क्रॉस, तो जो ये B1 था ये क्रॉस्ड फील्ड था, ये इनसाइड जा रहा है। if you look at this second part, thumb is pointing outside, so B2 is pointing outside मतलब डॉट, तो दोनों अपोजिट वेक्टर्स है। अपोजिट में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन के लिए पता होना चाहिए कि कौन सा बड़ा है। मैंने पहले बता दिया कौन सा बड़ा है, B1 की B2, B1, तो B1 इज ग्रेटर देन B2 और दे आर अपोजिटली डायरेक्टेड, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी B1 माइनस B2। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होता तो कोई चिंता ही नहीं थी, डायरेक्टली ऐड करते तो ऑप्शन नंबर बी आता, क्योंकि 1/R1 प्लस 1/R2 या 1/R2 प्लस 1/R1 एक ही बात है। लेकिन जब माइनस करते तो एक ही बात नहीं होती ना, देखना पड़ता है कौन सा बड़ा है, तो B1 माइनस B2, mu 0 by 4 I by R1, दोनों में करंट सेम है, सर्किट सेम है तो करंट सेम है, माइनस mu 0 by 4 I by R2, कौन कॉमन, mu 0 by 4 और ये I 1/R1 माइनस 1/R2, ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ इतना है कि यहाँ पे मैंने कैपिटल आई लिखा है करंट के लिए और उन्होंने वहां पे स्मॉल आई दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। यहाँ पे देयर आर 50 टर्न्स ऑफ अ वायर इन एवरी सेंटीमीटर, नॉट एवरी मीटर, एवरी सेंटीमीटर, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, पर यूनिट लेंथ, या स्मॉल एन। So there are 50 turns of wire in every centimeter length of a long solenoid. सोलेनॉइड पे वायर का वाइंडिंग होता है और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, तो ये स्मॉल एन आपको दे दिया, ये स्मॉल एन कितना बताया है 50, लेकिन ये पर सेंटीमीटर है। एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻²। ये यूपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ऊपर 50 था और ये 10⁻² और आ गया तो कितना हो गया 5000 मतलब 5×10⁻3, तो 5000 टर्न्स पर मीटर है इसमें सोलेनॉइड में। इफ 4 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड, करंट की वैल्यू 4 एम्पियर है, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग इट्स एक्सिस एट एन इंटरनल पॉइंट। मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस, इसको 3 टाइप से पूछा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड एट एन इंटरनल पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड वेल इनसाइड एंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ये सारे के सारे सेम है, mu 0 ni, करेक्ट। एंड एट वन एंड के केस में सेंटर की फील्ड को डिवाइड बाय 2 करना एंड डन।
तो सिंपल क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन है। एट द सेंटर इट इज म्यू जीरो एन आई, म्यू जीरो इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, एन की वैल्यू है 500⁻3, करंट की वैल्यू है 4। कैलकुलेशन सो सिंपल। 5 फॉर द 20 का 10 हटा लो, 20 का 10 हटा दो तो क्या बचेगा 2 इंटू 4, तो कितना आ गया 8 पाई। 10 पावर -7 प्लस 3 -4, और 20 का 10 भी अलग किया था 10 पावर -3, तो 10 पावर -3 में आंसर है यस है। 8 इंटू पाई, पाई मतलब रफली 3, 8 3 24, लेकिन पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो ये आ जाएगा 25। 24 के ऊपर मतलब ये आ जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻3, 25 इंटू 10⁻⁻3, ऑप्शन नंबर सी। ये आ गया along the axis। at one end करना है तो हाफ कर लो इसका, at one end will be b by 2, ये कितना है 25, रफली 25 into 10⁻³ by 2, मतलब 12.5 into 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला, दोनों एक ही बात है। 25.1 into 10⁻³, 12.6 into 10⁻³ डन, ऑप्शन नंबर सी। Next question. Okay. The charge on a particle y is double the charge on particle x. Charge on particle y is double that of charge on x. So qy equal to 2 times of qx. These two particles x and y, after being accelerated through the same potential difference, very good, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब Vx इक्वल टू Vy, मतलब V इज कांस्टेंट, ये V स्पीड नहीं है, ये V पोटेंशियल डिफरेंस है। सो दीज टू पार्टिकल्स आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस एंटर अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस ने एक्सेलरेट कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड एक्सेलरेट नहीं करता है, वो क्या करता है, क्या करता है, वो पाथ को सर्कुलर बनाता है। साइक्लोट्रॉन मोशन है ये। साइक्लोट्रॉन में दो फील्ड थे, इलेक्ट्रिक फील्ड था और मैग्नेटिक फील्ड था। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का काम था एक्सेलरेट करने का, और मैग्नेटिक फील्ड का काम था सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करने का, राइट। एंड डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r1 एंड r2। मैंने वही बोला, जैसे ही आपने पढ़ा कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं, मतलब वो सर्कुलर मोशन ही परफॉर्म करेंगे। रेडियस कितना है r1 एंड r2। द रेशियो ऑफ मास ऑफ x टू दैट ऑफ मास ऑफ y इज, रेशियो ऑफ मास ऑफ x टू दैट ऑफ मास ऑफ y इज, मतलब आपको mx बाय my फाइंड करना है, राइट। तो ये mx बाय my अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए था कि ये साइक्लोट्रॉन मोशन का क्वेश्चन है, और साइक्लोट्रॉन मोशन में एनर्जी का इक्वेशन हमने डिराइव किया था q² b² r² अपॉन 2m, वेयर r इज रेडियस। यहाँ पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस बोला है, और साइक्लोट्रॉन में एनर्जी हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चलो समझो वो भी नहीं पता, मान लो कि नहीं याद आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो हुआ है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज पार्टिकल को अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस में रख देते हो तो उससे वर्क डन होता है, और वर्क डन होता है Q इंटू वी। तो ये तो याद होना चाहिए था, एनर्जी मतलब Q इंटू वी। ये वी वेलोसिटी नहीं है, ये पोटेंशियल है। तो क्यू वी इक्वल टू q² b² r² अपॉन 2m, सही है। q और q हो गया कैंसल। हमको क्या पूछा था, हमको पूछा था रेशियो ऑफ मास। पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट, बराबर, करेक्ट, सही है। तो रिलेशन बन गया QR² और m का। अगर यहां से आप देखोगे, यहां से अगर आप देखोगे तो 2mb इक्वल टू QR²। 2 और v क्या है, कांस्टेंट, तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q इंटू r²। तो mx अपॉन my इक्वल टू qx अपॉन qy और rx अपॉन ry दोनों का स्क्वायर। qx अपॉन qy इज 1/2, qx अपॉन qy इज 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2। rx को बोला था r1
R1 को था R2, तो 1/2 R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, 1/2 R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। तो लेट अस मूव अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये साइक्लोट्रॉन मोशन है, और साइक्लोट्रॉन मोशन में एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं तो ये इक्वेशन डिराइव करने में ही टाइम जाएगा आपका। इक्वेशन डिराइव कहाँ से होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब mv²/r इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स QVB, तो mv²/r इक्वल टू QVB। यहाँ से आप उसको डिराइव करोगे तो टाइम लगेगा, तो बेटर दैट यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल of radius r and at the distance of 3r on its axis is। आपको सेंट्रल मैग्नेटिक फील्ड मतलब रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप एंड अलोंग द एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3r ये फाइंड करना है, इसका रेशियो फाइंड करना है। आपको ये याद होना चाहिए कि हमने करंट कैरिंग लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड 3 अलग अलग कंडीशन में डिराइव किया है। एक है सेंटर पे, एक है एक्सिस पे नियर पॉइंट पे, एक है फार अवे पॉइंट पे। मैं कुछ स्टेप्स बना के देता हूँ आपको, वो याद रख लेना फॉर्मूला डायरेक्टली, बट आई विल फर्स्ट डिराइव इट फॉर यू। यू आर जस्ट सपोज टू रिमेंबर दैट फॉर्मूला, एंड इन एग्जाम अगर क्वेश्चन आता है डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस। एट द सेंटर, ये तो भूलने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ये हमने अभी यूज किया था। μ0/2 I/r, करेक्ट। इन्होंने आर को क्या बोला है? कैपिटल आर बोला है यहाँ पे, यस कैपिटल आर। करंट जो भी होगा, करंट आई मान लो। देन एट द एक्सिस अगर आप बात करोगे तो μ0/2 I/a², हमने यहाँ पे a यूज किया था रेडियस के लिए, वो यूज कर रहे हैं r, तो IR² अपॉन R² प्लस x² रेज टू 3/2। हमने लिखा था IA² अपॉन a² प्लस x² रेज टू 3/2, अपने टेक्स्ट बुक में लिखा था IR² अपॉन R² प्लस z² रेज टू 3/2। सब सेम है, डजंट मैटर। अब हमको पूछा रेशियो, अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं। एक x की वैल्यू दी है आपको कितनी? 3r, वो जो पॉइंट है एक्सिस उसका डिस्टेंस कितना दिया है? 3r। या तो यहाँ पे 3r सब्स्टिट्यूट करो, 3r² विल बी 9r² प्लस r² 10r², दोनों को डिवाइड कर दो, चलेगा राइट। लेकिन वैसा करोगे तो एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, शॉर्टकट फॉर्मूला बनाओगे तो 5 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो रुक, BC अपॉन BA इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा μ0/2 I/r अपॉन μ0/2 IR² अपॉन R² प्लस x² रेज टू 3/2। μ0I2 μ0I और 2 हो गया कैंसल। ये 1/r है, ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो मल्टीप्लाई होके बन जाएगा r³। कहा जाएगा? ये डिनोमिनेटर में क्या बनेगा? r³। और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर आ जाएगा न्यूमरेटर में r² प्लस x² रेज टू 3/2, राइट। ऐसा भी याद रख सकते हो, लेकिन ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है याद रखना। इसको और सिंपल करते हैं। इसका पावर कितना है? इसका 3/2, लेकिन 3 को अलग तो कर सकता हूँ ना मैं। 3/2 इज 1/2 रेज टू 3, बराबर। तो एक काम करो, ऐसा करो, यहाँ पे लिख दो r² प्लस x²। पावर कितना लिख रहे हो? हाँ, क्योंकि पावर कॉमन कौन निकाल रहे हो? क्यूब। यहाँ पे कौन बचा? तो न्यूमरेटर इज रूट, ये रूट है ना न्यूमरेटर। अब अगर मुझे ये रूट के अंदर डालना है स्क्वायरिंग, तो BC/BA इक्वल टू r² प्लस x² अपॉन r² रेज टू हाफ का क्यूब। अब r² इज 1, so you will have BC/BA equal to 1 प्लस x² बाय r², मतलब x/r का होल स्क्वायर का क्यूब। सही है, करेक्ट है। अच्छे से देख लो, कुछ तो करेक्ट नहीं है इसलिए तो बोल रहा हूँ, अच्छे से देख लो। 1/2, राइट।
तो ये 1/2 इधर भूलना नहीं, यहाँ पे 1/2 था ना, 1/2 को वापस बाहर भेज दिया, कितना बन गया 3/2। अब ये आ गया एकदम इजी फॉर्मेट में, इजीली रिमेंबर, यू कैन रिमेंबर दिस वेरी इजीली, 1 + x/r² होल रेज टू, हमारे पास x की वैल्यू कितनी थी 3r अपॉन r, इसका क्या है स्क्वायर, इसका क्या है रेज टू, r और r हो गया, तो 3² इज 9 + 1 इज 10 रेज टू, मतलब 10⁻1 into 10⁻², क्योंकि 3/2 इज 1 + हाफ, 3/2 इज 1 + हाफ, तो 10⁻1 + हाफ मतलब 10 into 10⁻², मतलब 10√10, 10√10, ऑप्शन नंबर ए, राइट, करेक्ट। अभी रुको, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी पिक्चर में आपको बहुत छोटा बताऊंगा, ट्रेलर से भी छोटा पिक्चर है, ऐसा समझ लो। लुक, क्या करना, एक्शियल पॉइंट का डिस्टेंस कितना था 3r, 3r था, बराबर। आंसर क्या आया 10√10, हमारा आंसर आया 10√10, बराबर। कैन आई राइट दिस एज 9 + 1, 9 + 1 √9 + 1, yes. Can I write this as 3² + 1 into √3² + 1, बराबर। तो जब x = 3r है, 3² + 1 √3² + 1, अगर x = 2r होगा तो √2² + 1, सॉरी 2² + 1 into √2² + 1, 4 होगा तो 4² + 1 √4² + 1, n होगा तो अगर x = nr आता है तो रेशो ऑफ सेंट्रल टू दैट ऑफ एक्सियल फील्ड इज n² + 1 into √n² + 1। तो इतना सॉल्व करना क्यों है, 3r दिखा, 3² + 1 मतलब 9 + 1 10√10, 4 दिखा 17√17, 5 दिखा 26√26, है ना, क्योंकि n मतलब 5 ² 25, 25 + 1 is 26, 6 आया 37√37, 7 आया तो 50√50, 8 आया तो 65√65। तो दिस इज व्हाट यू शुड बी डूइंग, दिस काइंड ऑफ ट्रिक्स यू शुड बी मेकिंग नाउ। तो ये जो ट्रिक है, इसमें ये 10√10 नहीं लिखना है, हमको सिर्फ ये 10√10 का हेल्प लेना पड़ा टू मेक अ शॉर्टकट फॉर्मूला। तो ट्रिक में सिर्फ ऐसा आएगा, इफ x = nr, ratio of magnetic field at the center to that of axis is n² + 1 into √n² + 1। Okay, so hopefully this is done. Let us move ahead with the next question. अगला क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन इस लेक्चर का सेम है। डू यू रिमेम्बर, अगर मैंने एक वायर के एक टर्न की जगह पे 2 टर्न कर दिए तो B2/B1 कितना था n², B2 = n² टाइम्स ऑफ B1। मैंने एक की जगह पे 3 टर्न कर दिए 9। आगे क्वेश्चन, a wire of fixed length is turned to form a coil of 1 turn, मतलब n1 = 1, it is again turned to form a coil of 3 turns, n2 = 3, so n2/n1 is 3, small n is 3। if in both cases the current remains same, तो current same होना चाहिए, same amount of current is passed, then the ratio of intensities of magnetic field produced at the center of the coil, और ये सेंटर के लिए तो हमने डिराइव किया था 1/9 not 9, क्योंकि रेशो ऑफ, ऐसा बोला क्या, रेशो ऑफ सेकंड केस टू दैट ऑफ फर्स्ट केस, नहीं, तो हमेशा क्या लोगे बाय डिफॉल्ट रेशो ऑफ फर्स्ट केस टू दैट ऑफ सेकंड केस, ये पूछा है। तो व्हाट इज B2 इज n² टाइम्स ऑफ B1, तो व्हाट इज B1/B2, इट इज 1/n², और हमारे लिए जो n था वो n था n2/n1, n2 is
3 and this is 1. So B1 by B2 is 1 by 3 square. What is 1 by 3 square? 1 by 9. बहुत सारे बुक्स में 9 by 1 दिया है, 1 9 टाइम्स दिया है, वो करेक्ट नहीं है. इट शुड बी 1 by 9 टाइम्स. तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल लेवल के क्वेश्चंस है, प्रोवाइडेड यू नो द ट्रिक्स ऑफ सॉल्विंग सच क्वेश्चंस. ओके, तो बाय डिफॉल्ट अगर आपको ऐसा नहीं बोला है कि B2 by B1 फाइंड करो, तो B1 by B2 ही फाइंड होगा. तो कोई बुक में अगर आंसर 9 टाइम्स दिया है तो वो सही नहीं है. इट हैज टू बी 1 by 9. Done. Next question. Two infinite length wires carries currents 8 ampere and 6 ampere respectively and placed along x and y axis. Magnetic field at a point P 0, 0, d मीटर, ये मीटर है, will be. तो सबसे पहले हमारे पास दो लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स है. Forget about what is written next. What is the magnetic field due to long straight wire? μ0 by 4 pi 2I by r, या फिर μ0 by 2 pi I by r, where r is distance, perpendicular distance, ना shortest distance. यहाँ पे इन्होंने ये केस को 3D बना दिया. एक वायर अलोंग x एक्सिस था, एक वायर अलोंग y एक्सिस है और पॉइंट है z एक्सिस पे. सिर्फ बताने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये x एक्सिस है, मान लो ये y एक्सिस है. तो एक वायर अलोंग x एक्सिस है, एक वायर बोर्ड से बाहर आ रहा है, राइट. अगर बोर्ड से बाहर तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ, तो मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा. I'll see. और जिस पॉइंट का फील्ड फाइंड कर रहे हो वो कहाँ पे है? z एक्सिस. और 0, 0, d मतलब पॉइंट इज ऑन z एक्सिस. हमको क्या फाइंड करना है? यहाँ पे फील्ड फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. तो सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे 3 डायरेक्शंस इन्वॉल्व है, तो फर्स्ट थिंग दैट आई विल डू इज टू ड्रॉ एक्सिस. x axis, y axis, and here you go z axis. ये आ गया x, ये आ गया y, and then you have z. जिस पॉइंट पे आपको फील्ड फाइंड करना है P पॉइंट, वो z एक्सिस पे है, 0, 0, d. एक वायर is running along x axis, another wire is running along y axis. ऐसा है वो केस. जो वायर अलोंग एक्स एक्सिस है उसको मैं बोलता हूँ वायर नंबर 1, और इसमें जो करंट है I1 इक्वल टू 8 एम्पियर, क्योंकि पहले 8 एम्पियर बोला है और पहले x बोला है. तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो वायर है उसमें करंट कितना है? 8. यहाँ पे करंट कितना है? 6. करेक्ट, राइट. अब इस क्वेश्चन में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो डायरेक्शन है, बाकी कुछ नहीं है. क्योंकि हमको पता है इन जनरल मैग्नेटिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको. जनरली इट इज μ0 by 2 pi I by r. r मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस यहाँ पे है d. x एक्सिस से भी d और y एक्सिस से भी d, राइट. ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं. अगर कोई पॉइंट z एक्सिस पे है तो वो x और y से सेम डिस्टेंस पे होता है. तो x से भी d और y से भी d. सिर्फ कुछ सेम नहीं है तो वो है करंट. तो अगर आप पहले वायर का फील्ड फाइंड करोगे तो क्या आएगा? I1 by d. दूसरे का फील्ड फाइंड करोगे तो क्या आएगा? I2 by d. दैट्स इट, राइट. लेकिन ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हो गया ना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी होता है. तो आंसर, करेक्ट आंसर लाइज इन डायरेक्शन. और आपको याद होगा तो मैंने जब एक चैप्टर पढ़ाया था, तब मैंने आपको बार बार बोला था, डायरेक्शन अगर नहीं समझे तो इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे. वेरी क्लियर थिंग. Right hand thumb rule. Imagine long straight wire to be held in your right hand such that the thumb is pointing in the direction of current, then the curved fingers magnetic field. अगर x axis पे ऊपर है तो कर्व फिंगर बाहर की तरफ आ रहे हैं, राइट. बाहर की तरफ कौन सा एक्सिस था? y एक्सिस था. y एक्सिस मतलब क्या? j कैप. तो जो पहले वायर ने करंट थ्रू फर्स्ट वायर ने जो फील्ड जनरेट किया वो है अलोंग y एक्सिस.
तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन का डायरेक्शन, दैट इज B1, करेक्ट। दूसरे केस में ये जो वायर है, ये वायर है अलॉन्ग वाई एक्सिस बोर्ड के आ रहा था बाहर और करंट भी आ रहा है बाहर, राइट। तो करंट मतलब थंब और कर्ल फिंगर्स मतलब, अगर ये y है ऊपर z है तो इधर कौन है -x, मतलब कौन है -i कैप। अब प्लस आई कैप हो या -i कैप हो, उसका j कैप के साथ मतलब प्लस x एक्सिस हो या -x एक्सिस हो, उसका y के साथ एंगल कितना होता है 90। वेरी गुड। मतलब B1 और B2 दोनों का एंगल कितना बनेगा 90। तो ऐसा है, अभी दिखाने को प्रॉब्लम है, आई कैनॉट हेल्प इट आउट बिकॉज आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ 3 डायमेंशनल डायग्राम्स ऑन अ 2 डायमेंशनल प्लेन। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा ही नहीं, एक काम करता हूँ, आई विल शो इट समवेयर एल्स, बट यू हैव टू इमेजिन। नहीं इमेजिन कर पाए तो मैंने बता दिया, B1 का डायरेक्शन क्या है y एक्सिस, तो इधर मैं j कैप लिख देता हूँ, ज्यादा इजी। B2 का डायरेक्शन क्या है -x, तो मैं यहाँ पे -i कैप लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर B1 इज परपेंडिकुलर टू B2, दिस इज द बेस्ट आई कैन डू। ये B1 आ गया तो B2 इसको परपेंडिकुलर ही होगा। और आपको पता होना चाहिए कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है। पहली बात तो वो होता है अलोंग डायगोनल, तो ये रिजल्टेंट है, नेट है ये। और आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ऑफ B1 square plus B2 square. If you have two vectors a bar and b bar, and if they're perpendicular to each other, then resultant is under root of a square plus b square, and if they're not perpendicular to each other, under root of a square plus b square plus 2ab cos of theta. तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। B1 अभी अभी आपने फाइंड किया था μ0/2 पाई I1 बाय d का स्क्वायर प्लस μ0/2 पाई I2/d का स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन कौन है by2 पाई और यहाँ पे d बराबर, तो μ0/2 पाई d का स्क्वायर कॉमन है, राइट। स्क्वायर करके कॉमन निकालोगे ना तो क्या बचेगा I1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर क्या हो गया कैंसल, तो क्या बचा μ0/2 पाई d अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। I1 की वैल्यू कितनी थी 8 का स्क्वायर कितना होता है, I2 कितना था, कितना होता है 64 और 36 कितना होता है 100 का रूट कितना होता है 1 एंड करेक्ट, तो 5 μ0/πd, तो 5 μ0/πd ऐसा एक ऑप्शन दिखना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। डन। So that's it for today.